ऑलराइट गाइस, तो सीआईबी के बीएफएम के एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। एबीएम का एग्जाम मॉडरेट लेवल का था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन बीएफएम के बारे में ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि एग्जाम इजी आने वाला है। कई चैनल्स यूट्यूब पर ये कह रहे हैं कि बीएफएम का एग्जाम काफी ज्यादा आसान आएगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो ये तो बिल्कुल भी सच नहीं है। तो बीएफएम को हल्के में नहीं लेना है। हालांकि बीएफएम का एग्जाम मैं आपको ऑलरेडी गोल्डन मेथोडोलॉजी बता चुका हूं कि दो तरह के टॉपिक कवर कर लो, बेसिल 3 एंड फॉरेन एक्सचेंज, और आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा ही होगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक रिस्क मैनेजमेंट के बारे में और एक केस स्टडी कवर करेंगे वैल्यू एट रिस्क के बेस। एंड जैसे जैसे सीआईबी के एग्जाम डेट्स पास में आ रही है, बीएफएम की कैंडिडेट्स का कुछ ऐसा ही हाल है। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व रहता है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी ABC यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट करती है और इस इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व रहेगा। तो जो रिस्क होता है इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? रिस्क इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, यानी कि कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन एक चीज को समझना जरूरी है, रिस्क के साथ फर्क क्या पड़े। अगर मान लीजिए इस इन्वेस्टमेंट के साथ इसका प्रॉफिट पहले 1 लाख रुपए का होना था और ये रिस्क इम्पोज्ड है, तो ये प्रॉफिट में वेरिएबिलिटी आ सकती है, यानी कि प्रॉफिट जो है वो चेंज हो सकता है, जो नेट कैश फ्लोज हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो उसी को हम रिस्क कहते हैं। और जितना ज्यादा रिस्क होगा ये वेरिएबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा रहने वाली है, यानी कि उतना ज्यादा वेरिएशन आपको प्रॉफिट्स में, नेट कैश फ्लोज में देखने को मिल सकती है। कैश फ्लो का मतलब होता है जो पैसा आ रहा है या जा रहा है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, और रिस्क से हमारा मतलब होता है एडवर्स इंपैक्ट को लेकर के, यानी कि जो खराब इंपैक्ट पड़ेगा आपकी अर्निंग्स के ऊपर, उसको लेकर के जो इंपैक्ट होता है उसको हम रिस्क कहते हैं। और जहां पर रिस्क होगा वहां पर आपको कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होगी, यानी कि अगर रिस्क बढ़ता है तो कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर कैपिटल ज्यादा होगी तभी आप जो लॉस हो रहे हैं उस रिस्क की वजह से आप उनको कंटेन कर पाएंगे, आप उनको एब्जॉर्ब कर पाए। तो ये चीज भी समझनी जरूरी है, यानी कि अगर रिस्क है तो वेरिएबिलिटी जो है वो ज्यादा है, अगर रिस्क ज्यादा है तो वेरिएबिलिटी ज्यादा है, वेरिएबिलिटी ज्यादा है तो आपको कैपिटल भी ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। ये बहुत ही सिंपल सी बात। हाँ जी अंजना जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ। तो चलिए अगले पॉइंट को समझ। उसी तरफ अगर रिस्क कम है, यानी कि रिस्क जो है अगर वो लोअर लेवल पर है तो जो वेरिएबिलिटी है वो भी कम होगी, और उसके साथ ही जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो भी कम हो जाएगी। अगले टॉपिक को समझने से पहले थोड़ी मर्यादा रखिए। वेल यस, दिस टॉपिक इज एक्चुअली द रिस्क कैपिटल एंड रिटर्न। तो रिस्क कैपिटल एंड रिटर्न के बीच में क्या रिलेशनशिप है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। एक बेसिक पॉइंट आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर बिजनेस में वेरिएशन ज्यादा है, यानी कि जो वेरिएबिलिटी है वो ज्यादा है, तो कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी, और अगर कि आपको उससे रिटर्न भी ज्यादा मिले। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी बैंक में एफडीआर करवाते हैं 1 लाख रुपए की, और दूसरी तरफ आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी 1 लाख रुपए की, दोनों में किस केस में आप ज्यादा रिटर्न चाहेंगे? सिंपल सी बात है कि आप स्टॉक के केस में ज्यादा रिटर्न चाहेंगे, क्योंकि वहां पर रिस्क भी ज्यादा इन्वॉल्व है। तो यहां से हम इजिली रिलेशनशिप समझ सकते हैं रिस्क कैपिटल और रिटर्न के बीच में, यानी कि रिस्क ज्यादा है तो हमें रिटर्न भी ज्यादा चाहिए और उसके लिए कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि लॉसेस भी बड़े हो सकते हैं, यानी कि वेरिएबिलिटी भी बढ़ी जा सकती है। अगर कम रिस्क वाली जगह पर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर वेरिएबिलिटी भी कम होगी, वहां पर लॉस एब्जॉर्बिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, और साथ ही साथ जो रिटर्न आपको मिलेगी वो भी कम रहने वाली है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको? हाँ। बाकी सब भी जरूर बता दीजिए। आप सबको क्लियर हो गया पॉइंट? तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो। रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है। टोटल 5 इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहला स्टेप है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। अगर आप रिस्क को आइडेंटिफाई ही नहीं करोगे तो उसको कम करने का या उसको मिटिगेट करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो सबसे पहला प्रोसेस है कि आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। रिस्क की आइडेंटिफिकेशन के बाद जो दूसरा स्टेप आता है, दैट्स रिलेटेड टू द क्वांटिफिकेशन।
अरे कहना क्या चाहते हो? यानी कि रिस्क को मेजर करने का काम। आप रिस्क को मेजर करना चाहते हो ताकि आपको पता लग पाए कि कितना ज्यादा रिस्क यहां पर इन्वॉल्व होने वाला है। थर्ड जो चीज है वो है रिस्क प्राइसिंग को लेकर के, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ जो इनपुट कॉस्ट होती है उसको ध्यान में रखते प्राइसिंग नहीं करते हो, आप एडिशनल जो रिस्क कॉस्ट होती है उसको भी बीच में ऐड ऑन करते हो, यानी कि रिस्क प्रीमियम को ऐड ऑन करते हो फाइनल कॉस्ट तक पहुंचने के लिए। यही रीजन है कि प्राइसिंग के केस में आप जो कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड्स हैं, यानी कि जो पैसे आपने यहां पर डिप्लॉय किए उसकी कॉस्ट भी देखते हो, साथ ही साथ अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं यानी कि पेन हो गया, बिजली का खर्चा, रेंट का खर्चा, ये सभी खर्चे भी देखते हो। लॉस की प्रोबेबिलिटी यानी कि क्या लॉस हो सकता है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है उसको भी देखते हो। और इसके अलावा जो कैपिटल आपको अलग से लॉसेस के लिए मेंटेन करनी पड़ रही है, कैपिटल चार्ज, इन सभी चीजों को ध्यान रखते हो जब हम प्राइसिंग को डिसाइड करते हैं। इसके बेस पर लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया था। फोर्थ जो स्टेप है दैट्स रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अब रिस्क को मॉनिटर करना काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे पहले आप एक कुछ कंट्रोल गाइडलाइंस लेकर के आते हो कि रिस्क इतने लेवल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आप किस पर्टिकुलर फील्ड में कितना एक्सपोजर ले सकते हो ताकि आप रिस्क को कंट्रोल कर पाओ। एंड मॉनिटर करना भी जरूरी है, यानी कि जो गाइडलाइंस थी क्या उसके हिसाब से उनको फॉलो किया जा रहा है, वो मॉनिटरिंग भी यहां पर जरूरी है। सो इट बेसिकली इंक्लूड्स दैट यू मस्ट बी हैविंग द प्रूडेंशियल लिमिट्स, डिस्क्रिशनरी लिमिट्स होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग फंक्शंस होने चाहिए। एंड मॉनिटरिंग इंश्योर करता है कि अगर कोई डाइवर्जेंस है तो आप उसको किस तरह से केटर कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप दैट्स द मिटिगेशन स्टेप। अब अनसर्टेनिटी तो है, तो क्या हम उसको बंद कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं? उसके लिए आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। और मिटिगेशन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप किसी चीज को कम करने की कोशिश करते हो तो उसका लॉस तो कम होता ही है, लेकिन साथ के साथ आपका प्रॉफिट भी कम होता है। मान लीजिए आप अपने कार का पर्टिकुलर इंश्योरेंस करवाते हो, कार का इंश्योरेंस ना लीजिए, मान लीजिए आपका कोई लोन था, कोई आपने लोन दिया था, आप उसके लिए सीडीएस यानी कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को परचेज कर लेते हो, जहां पर प्रोटेक्शन बायर आपसे कुछ प्रीमियम पे करता है और प्रोटेक्शन सेलर को वो प्रीमियम पे करता है। अगर कोई डिफॉल्ट इवेंट होता है तो उसके केस में प्रोटेक्शन सेलर कंपनसेट करेगा और प्रीमियम प्रोटेक्शन बायर को पे करना पड़ेगा। अब इन केस अगर सब कुछ सही रहता है तो प्रोटेक्शन बायर जो प्रीमियम पे कर रहा है बेसिकली उसके प्रॉफिट का पार्ट ही जा रहा है, राइट? तो कहने का मतलब है अगर आप किसी भी रिस्क को कम करने की कोशिश करते हो, उसको मिटिगेट करने की कोशिश करते हो, तो आपका प्रॉफिट पोटेंशियल भी कम होता है, आपका जो लॉस पोटेंशियल है वो भी कम होता है, आपका प्रॉफिट पोटेंशियल भी कम होता है। तो ये 5 स्टेप है, आइडेंटिफाई कर लो, क्वांटिफाई कर लो, प्राइसिंग देख लो, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, एंड द फिफ्थ वन इज मिटिगेशन। अब इसमें एक जो क्वांटिफिकेशन वाला स्टेप है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटिफिकेशन वाले पार्ट में हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन रहती हैं। वन, इट्स रिलेटेड टू सेंसिटिविटी, यानी कि जब हम मेजर करना चाहते हैं तो हम सेंसिटिविटी के हिसाब से मेजर कर सकते हैं, या फिर हम वॉलेटिलिटी के हिसाब से मेजर कर सकते हैं, या थर्ड वन जो है दैट्स रिलेटेड टू द डाउनसाइड पोटेंशियल। मैं आपको सबसे पहले बेसिक बता देता हूं इन तीनों से रिलेटेड। देखिए सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि आप एक पैरामीटर को पकड़ लेंगे एंड फिर देखेंगे वो पैरामीटर की मूवमेंट किस तरह से हो रही है, लेकिन बाकी सभी पैरामीटर्स यानी कि जो बाकी और चीजें होंगी उन सभी को फिक्स मान लेते हो, कांस्टेंट मान लेते हो, जबकि ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, राइट? तो ये चीज तो काम नहीं करती। जैसे लेट्स से मैं एक चीज देख लूं कि ये चीज कैसे चल रही है, इसकी मूवमेंट किस हिसाब से है, एंड बाकी सब चीजों को निग्लेक्ट कर दूं, वो होती है सेंसिटिविटी। एंड वॉलेटिलिटी होती है कि आप सिंगल एक पैरामीटर को देखते हो एंड बाकी सब चीजें जैसी चल रही हैं वैसी चलती रहती हैं, ठीक है? अब इसमें सेंसिटिविटी वाला जो लूप होल था वो तो कवर हो गया, लेकिन वॉलेटिलिटी के केस में आप अपसाइड पोटेंशियल को भी देखते हो और डाउनसाइड पोटेंशियल को भी देखते हो, जबकि ये चीज यहां पर जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि अपसाइड पोटेंशियल तो प्रॉफिट की तरफ है, उसको अकाउंटेबिलिटी में लेने का क्या फायदा जब हम रिस्क को कवर करना चाहते हैं, तो इसकी कैलकुलेशंस भी प्रॉपर नहीं होती हैं। तीसरा जो मेथड है दैट इज द डाउनसाइड पोटेंशियल। डाउनसाइड पोटेंशियल जैसे कि नाम ही पता कर रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो लॉस के साथ रिलेटेड चीजें हैं सिर्फ उनको गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट वाले को देखते ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जब नीचे जाएगा उसके अकाउंटेबिलिटी हमारी रहेगी, दैट्स द डाउनसाइड। तो वॉलेटिलिटी कैप्चर कर रहा था दोनों चीजों को, अपसाइड पोटेंशियल को भी, डाउनसाइड पोटेंशियल को भी, लेकिन डाउनसाइड पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ किसको चेक कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ डाउनसाइड को चेक कर रहा है, ठीक है अंजना जी? हाँ।
एंड इस डाउनसाइड पोटेंशियल को समझना जरूरी है। देखिए डाउनसाइड पोटेंशियल के केस में दो ऑप्शंस आपके पास रहती हैं। पहली जो ऑप्शन आपके पास रहती है, जो कंपोनेंट इसका रहता है, दैट इज अ पोटेंशियल लॉसेस। अब पोटेंशियल लॉसेस को तो फाइंड आउट करना फिर भी आसान है, आप डिफरेंट मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए पोटेंशियल लॉसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है कि ये लॉसेस कब अकर होंगे, उनको फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है। उसमें आपको प्रोबेबिलिटी मॉडलिंग करनी पड़ती है। एंड इसमें बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एक मेथड है, दैट्स अ VAR, दैट इज अ वैल्यू एट रिस्क मेथड। तो वैल्यू एट रिस्क यानी कि VAR जो है वो एक डाउनसाइड रिस्क मेजर है। एक इसको केस स्टडी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से VAR को सॉल्व किया जा सकता है। इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन भी लास्ट टाइम एग्जाम में आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द VAR। अगर आपको VAR गिवन है 5,000 रुपीज विद 99% ऑफ द कॉन्फिडेंस लेवल, इसका क्या मतलब रहेगा? इसका मतलब रहेगा कि 99% of the cases under the normal circumstances, 99% of the cases under the normal circumstances, जो आपका मैक्सिमम लॉस रहेगा वो 5,000 तक का रहेगा। ये नॉर्मल कंडीशंस के बारे में बताता है, हमें एब्नॉर्मल कंडीशंस के बारे में नहीं बताता। और सिर्फ 1% चांसेस हैं अंडर द नॉर्मल कंडीशंस, यानी कि प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% की है अंडर द नॉर्मल कंडीशंस कि आपका लॉस 5,000 से एक्सीड कर जाएगा। दिस इज अ नॉर्मल मीनिंग ऑफ VAR, दैट इज अ वैल्यू एट रिस्क। नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द सेम। सो हियर इज अ केस स्टडी दैट वी आर हैविंग दैट सेज वैल्यू एट रिस्क based on the previous 60 days trading data. The following information is available. Volatility per day is given to be 2% and we are to assume 252 days in a year. Number of observation days are given to be 10. Confidence level is given to be 99%. Investment amount is 60,000 and we need to calculate the VAR for 10 days and the 30 days. Now the volatility first of all is given to be 2% and ये 2% किसके ऊपर होगी? 2% of the इन्वेस्टमेंट अमाउंट दैट इज ऑफ 60,000। तो ये आता है हमारे पास वॉलिटिलिटी अमाउंट आ गया 1200। चलो ये तो वॉलिटिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली है, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि SD भी कहते हैं। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आई है फॉर द 1 डे पीरियड। और एक चीज आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि VAR को आप कैलकुलेट करते हो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम होराइजन, यानी कि जैसे यहां पर कहा गया कि VAR 10 डेज के लिए कैलकुलेट करो या 30 डेज के लिए कैलकुलेट करो। अब जैसे जैसे टाइम होराइजन कम या ज्यादा होता है, आपका जो VAR वैल्यू होती है वो भी कम या ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम डिफरेंट टाइम होराइजन के लिए इसको कैलकुलेट करते हैं एंड इसके लिए हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर द पर्टिकुलर, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अभी आपके पास यहां पर एक दिन के लिए है। और अगर मुझे VAR 10 डेज के लिए कैलकुलेट करना है तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन भी यहां पर 10 डेज के लिए ओवर अ टाइम होराइजन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए फॉर्मूला है रिलेटेड की आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट कर ली, जो आपके पास आई है यहां पर 1200 फॉर सिंगल, मल्टीप्लाई बाय करेंगे अंडर रूट ऑफ टाइम होराइजन, यानी कि यहां पर हम 10 डेज के लिए करना चाहते हैं तो यहां पर अंडर रूट ऑफ 10 कर देंगे। सिंपली इस कैलकुलेटर को एग्जाम में जरूर ले जाना, इसके थ्रू आप डेफिनेटली क्वेश्चन को सॉल्व कर। सो 10 अंडर रूट सॉल्व किया, मल्टीप्लाई बाय किया 1200 एंड ये आंसर आ गया हमारे पास 3794.73। ये अभी VAR नहीं है, दिस इज एक्चुअली the standard deviation that we have calculated. Now after that, अब हमें 99% confidence level limit के लिए कैलकुलेट करना है VAR को, यानी कि वैल्यू एट रिस्क। अब इसके लिए Z टेबल की वैल्यू आप गो थ्रू करेंगे, कुछ एक वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। 99% के लिए जो Z टेबल वैल्यू है that is 2.33। तो जो 10 डेज के लिए VAR है, हम इसको यहां पर लिख देते हैं VAR for 10 days it is equal to 2.33 multiplied by the standard deviation for 10 days, that is 3794.337। so multiply by किया 2.33 and ये वैल्यू आती है 8841 के इक्वल। तो this will be our answer, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 99% of the cases under the normal circumstances 10 days के टाइम होराइजन के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 8841 रहेगा। सिर्फ 1% चांस ऐसे हैं कि आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो 8841 से ज्यादा हो सकता है। अब अगर हमें 30 डेज होराइजन के लिए कैलकुलेट करना हो तो काफी आसान है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे फॉर 30 डेज टाइम होराइजन, तो यहां पर ही हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सिंगल डे मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ टाइम होराइजन, दैट इज 30 अंडर रूट। एंड यहां से इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 1200 करेंगे तो आंसर यहां पर आता है 657, राइट। एंड जब इसको हम VAR को कैलकुलेट करेंगे फॉर द 30 डेज पीरियड तो यहां पर 2.33 मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द 30 डेज एंड दैट कम्स आउट टू बी 15314, राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे टाइम होराइजन अगर यहां पर इंक्रीज हुआ तो जो वैल्यू एट रिस्क था वो भी यहां पर इंक्रीज हो गया। तो आई होप कि अंजना जी आपको यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
अगर आप लोगों को भी ये वीडियो समझ में आ गई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। कंप्लीट पैक अवेलेबल है और 6 डेज अवेयरनेस BFM से रिलेटेड एक वीडियो मैंने डाली थी, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जरूर चेक कर लेना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड इफ यू वांट ऑल द फ्री PDFs ऑफ CAIIB 2024 तो आपको सिंपली विजिट करना है हमारी वेबसाइट पर, डेट इज iibf.info/CAIIB पर, एंड वहां पर आपको सभी PDFs फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी जस्ट अपॉन दिस। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सी यू अगेन।